स्कॉर्पियो, एंटीला और क्या है इसके पीछे की कहानी, इसी चीज को लेकर के, इसी गुत्थी को सुलझाते सुलझाते कुछ एक ऐसी स्थिति बन गई है कि अब महाराष्ट्र बनाम केंद्र की लड़ाई शुरू हो गई है। तो एंटीला केस में महाराष्ट्र बनाम केंद्र, क्या है पूरी कहानी, खबरों की खबर में आइए उससे शुरुआत करते हैं। तो 25 फरवरी को, पहले हम आपको बता दें कि क्या हो रहा है। एनआईए सुलझाएगी विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो का केस, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताएं। 25 फरवरी की देर रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो खड़ी हुई मिली। मुकेश अंबानी के घर के पास यह स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई थी। स्कॉर्पियो में जिलेटिन के 50 छड़े बरामद हुए। अब यह एक्सप्लोजिव डिवाइस माना जाता है, यह ऐसे नहीं है कि कोई भी लेकर के इसको चल सकता है, यह गैर कानूनी है। एटीएस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी उसके एकदम बाद, 25 फरवरी को जब यह प्रकरण सामने आया। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक का शव रेती बंदर में मिला, यानी कि करीब 10 एक दिन बाद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हीरेन की संदिग्ध हालत में मौत हुई, और यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हुई। एटीएस ने हत्या का मामला दर्ज किया। शुरुआत में ऐसा बताया जा रहा था कि शायद खुदकुशी की, लेकिन फिर हत्या का मामला दर्ज किया। स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने का केस लेकिन एनआईए के हवाले कर दिया गया। एनआईए ने उसको अपने हवाले ले लिया। एनआईए कानून ऐसा है कि वो चाहे तो इस तरीके के मामलों का जांच कर सकती है। स्कॉर्पियो के मालिक की मौत का केस अभी भी महाराष्ट्र सरकार के पास है, लेकिन यह कैसे महाराष्ट्र बनाम केंद्र की लड़ाई हो गई है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो एनआईए बनाम एटीएस, महाराष्ट्र बनाम केंद्र, अब इस किस्म की बातचीत आज पूरे दिन महाराष्ट्र में हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच संभाली है महाराष्ट्र सरकार का, लेकिन इस पर आरोप यह है कि हमें जांच नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार। एनआईए इस मामले में जल्दबाजी कर रही है, यह बोला है गृह मंत्री महाराष्ट्र के जो हैं अनिल देशमुख, उन्होंने। अब आइए आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या बोला। वो कहते हैं महाराष्ट्र को बदनाम करने की यह एक साजिश है। मुख्यमंत्री सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं केंद्र पर। देवेंद्र फडणवीस पलटवार करते हैं और वो कहते हैं क्योंकि इसमें टेरर एंगल है इसलिए मामला एनआईए को दिया गया है। तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है जिसका बतंगड़ बनाया जाए या ये बोला जाए कि ये लड़ाई की बात है। एनआईए को अधिकार है, वो कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी आज पूरे दिन यह मामला उठा है, बहुत जोर शोर से उठा है, इस पर चर्चा हुई है। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं आए हैं, आइए आपको उनके बारे में बताएं एक एक करके। मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी किसने पार्क की, इस चीज के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, यह जांच का विषय है। सीसीटीवी में 2 गाड़ियां दिखी हैं, दूसरी गाड़ी ठाणे की ओर जाती है, वो गाड़ी कहां गई, क्योंकि अगर 2 गाड़ियां साथ में आई थी और एक अगर ठाणे की ओर जा रही है तो उस गाड़ी के बारे में क्या जानकारी है वो क्यों नहीं मालूम। मनसुख हीरेन की सुरक्षा देने की मांग पर भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, वो पहले से कह रहे थे मुझे सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। तो यह क्या मामला है, इसके बारे में जानकारी। फडणवीस का आरोप है कि हीरेन और सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे के बीच बातचीत के रिकॉर्ड हैं। फडणवीस कहते हैं कि मनसुख हीरेन और सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे के बीच में क्या संबंध थे, उसकी जानकारी क्यों नहीं सामने आ रही। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं इस मामले को लेकर के, जो कि अब पेचीदा होता चला जा रहा है। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं पीके जैन, पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र पुलिस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन सावंत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आसिफ बामला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले जैन साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं, जिस तरीके से जांच हुई है, देखिए एनआईए कानून के तहत नियम यह है कि वो चाहें तो टेरर एंगल का अगर मामला होगा उसकी जांच वो कर सकते हैं। इस लिहाज से अगर वो उन्होंने जांच शुरू कर दी है तो इसमें महाराष्ट्र सरकार का यह कहना कि यह हमको बदनाम करने की साजिश है, इसको आप कहां तक सही मानते हैं जैन साहब? देखिए, जो राज्य और केंद्र सरकार के संबंध हैं, अब उसकी वजह से ये सब कॉम्प्लिकेशंस और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा आपने बताया, एनआईए एक्ट के तहत एनआईए को पूरे देश में टेरर से संबंधित किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। अभी अगर राज्य सरकार उनको ये केस हैंडओवर नहीं करती तो ये दोनों जांच साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, और जिसको भी पहले क्लू मिल गया वो उस केस में आगे अपनी बढ़त बनाएगा, जिसको नहीं मिला वो पीछे रह जाएगा। लेकिन
एक दूसरे के ऊपर आरोप करने की जरूरत नहीं है। ये किसी सरकार को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर के बाहर एक गाड़ी मिली, उसमें जिलेटिन की स्टिक्स मिली, फिर उसमें जिस व्यक्ति के साथ में वो गाड़ी का संबंध था उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या हो गई। अब ये सारी चीजें जो हैं ये किसी न किसी संशय की तरफ इशारा करती हैं। जी। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों सरकारों को इकट्ठे मिलके इस केस को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक गंभीर मामला है, इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। जी ठीक है। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप नहीं होना। वापस आता हूं आपके पास एक बार, जरा जो दो राजनीतिक प्रवक्ता हैं उनके पास भी मैं चले जाऊं। सचिन सावंत जी, आप मुझे बताइए, अभी आपने जैन साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि भाई देखिए एनआईए एक्ट के हिसाब से अगर इस तरीके का कोई मामला है तो उसकी जांच एक केंद्रीय एजेंसी कर रही है, इसमें राजनीति क्यों आया बीच में? देखिए, राजनीति इसलिए आती है क्योंकि गए साल भर से जो अगर केंद्र सरकार का रवैया और मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का रवैया अगर देखा जाए तो उनको फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं, ये बार बार दिखाई देता है। और पूरी तरह से इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना, अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए करना, ये बार बार देखा गया है। आप सुशांत सिंह मामले में देख लीजिए, सुशांत सिंह मामले में ये जो उनके मृत्यु का प्रकरण है, 3 राष्ट्रीय एजेंसियां लाई गई, सीबीआई लाया गया, ईडी लाया गया, एनसीबी लाई गई, लेकिन अभी तक सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बीच में ये 3-4 महीने में और 6 महीने के जो कई जांच हुई, उसमें महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने का एक भी मौका इन्होंने छोड़ा नहीं। लीक किस तरह से डॉक्यूमेंट किए जाते थे ये भी निश्चित तौर पर आपने देखा है। दूसरी ओर मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा भीमा कोरेगांव मामले का, जिसमें पूना पुलिस जो जांच कर रही थी, अचानक उसको जब सरकार बदल गई, उसको मतलब जो एनआईए ने पहले कहा था जब फडणवीस सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब कहा था पूना पुलिस बहुत अच्छी तरह से जांच कर रही है। लेकिन जब सरकार बदल गई, ठाकरे सरकार आ गई, तो अचानक पूना पुलिस से वो मामला ले लिया गया अपने हाथ में। क्यों ले लिया गया एनआईए ने, अब तक पता नहीं चला। लेकिन रोना विंसल का जब मामला आया तब पता चला कितनी बड़ी साजिश उसमें थी कि उनके कंप्यूटर को हैक किया गया, उसमें मैलवेयर डाला गया, उसमें से खत भी डाले गए और उनको अटकाया गया। ये तो यूएस के एक एजेंसी ने भी बताया है। तो ये तो एक पृष्ठभूमि है, सुनिए, एक पृष्ठभूमि है इसकी, और ये बार बार देखा गया है। जहां तक ये प्रकरण की बात है, एटीएस एक बहुत अच्छी नामचीन संस्था है, और एटीएस ने तो 26/11 जैसा आतंकवादी हमले की जांच भी की थी। कसाब को उसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम भी एटीएस ने किया है। तो मुंबई पुलिस, जिसका एक खुद का एक रोबा है, और निश्चित तौर पर उन्होंने काम जो किया है पूरे देश भर में सराहा जाता है, ऐसे वक्त में अचानक एनआईए ने ले लेना। तो आपका आरोप क्या है कि क्योंकि आपको ऐसा लगता है इतिहास में भी बहुत सारी चीजें इस तरीके से हुई हैं जहां पर एक केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, वैसा ही इसमें भी हो रहा है। अब ये आरोप बहुत गंभीर है और इस पर मैं जवाब ले लूं। आसिफ भामला, नेता भारतीय जनता पार्टी के, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भामला जी, आपने अभी सावंत साहब का बयान सुना, उनका यह कहना है कि आप एनआईए जैसी संस्थान का दरअसल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट जी, सॉरी, नहीं, मैं सचिन जी को सुन रहा था। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूं कि महाराष्ट्र की पुलिस पर कोई संदेह नहीं है और उसके उच्च अधिकारियों पर भी कोई संदेह नहीं है। मैं समझता हूँ वो अपना काम बखूबी जानते हैं और उन पर महाराष्ट्र का, लोगों का और स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से ट्रस्ट है। लेकिन ये एक विषय बहुत ही पेचीदा है जहां तक के मनसुख हिरेन का विषय आ रहा है, क्योंकि ये कोई मामूली विषय नहीं है। मैं सिर्फ इस देश के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ विश्व के टॉप 10 उद्योग जगत में से एक परिवार से जुड़ा हुआ विषय है। तो यकीनन इस मामले को इतनी संजीदगी से लेना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये सिर्फ एक राष्ट्र के सीमित मामला नहीं है, ये मामला केंद्र तक और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी सीमित मामला है, क्योंकि यदि एक धमकी का पत्र विद जिलेटिन स्टिक्स यदि बरामद हुए हैं तो इस पर कोई ना कोई तहकीकात होना यकीनन जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि यदि राज्य तो आप करने देते जांच एटीएस को, यही तो वो कह रहे हैं। संकेत मुझे पूरा करने दीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्राइम ब्रांच को ये विषय सौंपा, एटीएस को बाद में दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है और ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन कुछ प्रश्न हैं इसमें जो आते हैं जिनका मुझे लगता है उत्तर मिलना बहुत जरूरी है।
एक तो ये कि ये एक अकेला शख्स था मनसुख हिरेन, जो इस पूरी कड़ी को बराबर से जो है एक प्रूफ बनकर एक प्रेसिडेंट बनकर हमें इस सरकार को, इस पुलिस महकमे को सारी जानकारी दे सकता था। दुर्भाग्य से अब वो है नहीं। एक तो ये विषय है। उसके आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद यदि उसे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो हमें उसे पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराना चाहिए था। यदि वो गोरबंदर के लिए निकले तो बॉडी थाने के क्रीक में कैसे मिली? और फिर 5, मैं अभी भी ये रूल आउट नहीं करता हूं कि क्या ये सुसाइड था या ये मर्डर था, क्योंकि 5 आपने जानकारी ली, हमने तस्वीरें भी देखी कुछ जो आई है डिजिटल स्पेस में, कि 5 रुमाल जो है मुंह में ठोसे गए हैं। और यदि जो है, देखिए, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं आसिफ बामला जी की आपने क्या सुना और क्या पढ़ा उसके आधार पर ना जाकर के जांच एजेंसियां अपनी जांच में क्या कह रही हैं उस पर रह करके अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस में तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उससे हमें एक ठीक तरीके की बात पता चलेगी। जैन साहब के पास आना चाहता हूं, वो कुछ बोलना चाहते थे। रास्ते में मनसुख संकेत जी, मेरा ऐसा बोलना है इस मामले में। हाँ, एक एक करके। आसिफ जी 1 सेकंड। जैन साहब। संकेत जी, मेरा इसमें ऐसा बोलना है कि बहुत बार पुलिस स्टेशन के पास जो केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है वो गंभीर मामला है, उसमें क्राइम ब्रांच साइमल्टेनियस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसको हम इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलते, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो एक ही रहता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो या क्राइम ब्रांच का हो, लेकिन उसमें पैरेलल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो 2 एजेंसीज उसकी जांच करती हैं, उसके डिटेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस केस में अगर एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, इतने दिन हो गए अभी तक कोई क्लू मिला नहीं, अगर एनआईए ने उस मामले की जांच शुरू कर दी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राज्य सरकार को कोई आपत्ति होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये केस दोनों के दोनों, चाहे वो हिरेन मनसुख का, क्योंकि दोनों केस इंटर रिलेटेड हैं, ये दोनों ही केस एनआईए को सौंप देने चाहिए। इसमें ईगो इशू बनाने की जरूरत नहीं है। एनआईए के पास में अपने सोर्सेज हैं, उनके पास में नेटवर्क और उनका डेटा जो क्यों नहीं काम किया जा बैंक है वो बहुत बड़ा है। आप बताइए, अगर केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे तो वो क्यों नहीं हो सकता? साथ मिलकर ही करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा एनआईए को हैंडओवर कर दिया, एटीएस के पास में रहा। पूछ लें जी सचिन जी। देखिए संकेत जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 चीजें इससे जुड़ी हैं, जिसमें एक है कि जो अंबानी जी के घर के सामने जो गाड़ी मिली थी उसमें जो जिलेटिन समक्ष दूसरा एक्सप्लोजिव था, उसमें जिलेटिन नहीं था, लेकिन जो भी मिला है उसमें उसकी जांच, उसका एफआईआर गांव देवी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। दूसरा जो इसका मामला है वो स्कॉर्पियो चोरी करने का जो मामला था, चोरी होकर आई है, उसका एक मामला है। और तीसरा जो है ये हिरेन जी के मृत्यु का मामला है। इसमें से जो जिलेटिन के जो मिले हैं, एक्सप्लोजिव मिले हैं, वो मामला एनआईए ने लिया है। बाकी जो स्कॉर्पियो चोरी का मामला हो या उनकी मृत्यु का मामला हो, या अभी भी एटीएस उसकी जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं इसमें कि ये तीनों मामले एक दूसरे से अगर जुड़े हैं तो एनआईए ने सिर्फ ये जिलेटिन का क्यों लिया मामला, ये क्यों नहीं लिया? अच्छा, हमको सौंप देना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। एनआईए एक्ट कहता है, सुनिए, हाँ बोलिए। सुनिए संकेत जी, पहली चीज ये है कि एनआईए एक्ट में कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी के अगर मुद्दा रहे तो एनआईए वो जांच अपने हाथ में ले सकती है। वो एनआईए एक्ट में लिखा हुआ है, उनको कोई किसी राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ निश्चित तौर पर ये जो 2 मामले हैं उसकी जांच एटीएस कर रही है। एटीएस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है जो उनके मृत्यु के बारे में, और वो जांच करेगी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि एनआईए के बारे में जो इस्तेमाल किया जाता है ऐसे वक्त में, आपको आपके फेडरल स्ट्रक्चर पे भरोसा रखना चाहिए। आप ही की एजेंसी है पुलिस, मुंबई पुलिस कोई अलग नहीं है, देश की पुलिस है। तो केंद्र सरकार को ये भरोसा क्यों नहीं है कि मुंबई पुलिस इसका जांच कर सकती है? तो ये निश्चित तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी बिल्ड करना, उसके पीछे एक सरकार की अक्षमता आगे बढ़ाने की दिखाना, ये बातें जो होती हैं ये बहुत ही अफसोस की बात है, और यही हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो गया है। जैन साहब, बामला जी और सचिन सावंत, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आऊंगा, फिर बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में, पर आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और इस मामले की एनआईए जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। आइए देखते हैं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। मेरा मानना ऐसा है कि हम तो राज्य सरकार से ये चाहते थे, क्योंकि इसमें टेरर एंगल है, तो टेरर एंगल के कारण वो जाना चाहिए था। अगर वो लिया होगा तो ठीक ही है। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की यापूर्वीच हा तपास आपल्या गृहमंत्र्यांनी एटीएस कडे दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळबेर आहे आणि हे काळबेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही।